अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। और पीर का दिन है और मई का महीना शुरू हो चुका है। कुछ चीज़ें मुल्की हालात तो भारत के मामले में भारत तो बैकफुट पे जाएगा और वो अब आने वाले दिनों में देखेंगे उसके लिए बहुत मुश्किल है। भारत सस्टेन नहीं कर सकता जंग, हम भी सस्टेन नहीं कर सकते, वो एक अलग इशू है। हमें इसका नुकसान माशी तौर पर ज़्यादा होना है, लेकिन हम इखलाकी तौर पर और ताकत के तौर पर इंशाल्लाह मुकाबला ऐसा करेंगे कि ना कुछ चने छुपा देंगे। 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अचोली दामन का साथ हो गए। फ़ौजी अदालत की जो समाअत हुई है, गालबन 56 हेयरिंग हुई है जो मुझे याद पड़ता है। मरीम नवाज़ ने बड़ी अच्छी उस पर एक रिपोर्ट बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम और जनरल आसिम मुनीर, सनम जावेद और पंजाब हुकूमत, आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ क्या इंसाफ मिलेगा इस मुल्क के अंदर। बाकी PNIL लिस्ट में जो नाम डाल दिए थे उस कानून के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो चैलेंज किया है ताकि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ और हम बता सकें कि हालात क्या हैं। यहाँ तो 144 का नफाज, ECL में नाम डालना, PNL में लिस्ट में डालना, ये एक नॉर्मल सी रूटीन बन चुकी है। और जिसका दिल चाहता है जो मर्ज़ी, यानी आगे पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, हालत ये है इस वक्त। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ और चीज़ें आसानी की तरफ लेकर आएँ। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं लगा रहता हूँ, मैं दरवाज़ा खटखटाता रहता हूँ, ये मेरा काम है, दरवाज़ा खटखटाना। रिज़ल्ट कल कोई भी हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे अमालों में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। मैं ना उम्मीद नहीं होता, ना मैं मायूस होता हूँ। अंधेरी रातें हों, दरवाजे बंद हों, तूफ़ान आ रहा हो, ज़लज़ला हो, लेकिन आपको अपनी कोशिश जारी, हाथ पाँव तो मारने हैं आपको, बहा के भी ले जाए, लेकिन आपको कोशिशें करनी है। तो याद रखिएगा, लैसल इंसान इल्ला मासा, और खैरुन नास मन यनफ़उन नास, बेहतरीन इंसान हो या दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हम कोशिश करते रहेंगे, दरवाज़े भी खटखटाते रहेंगे, हालात भी बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते रहेंगे, और इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे वो मेरे हाथ में नहीं है। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और नुक्ते पर तफसील से बात होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास मुकदमे की फ़ाइल ही मौजूद नहीं थी और उनके अहकामात भी अदालती वेबसाइट से हटा दिए गए थे। अब ये अंदाज़ा लगाएं इस बात को, तो उन्होंने मुकम्मल तफसीलात के साथ फ़ैसला कैसे सादर कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमनी ने बार बार इस्तग़फ़ार किया, अगर फ़ाइल मौजूद ना हो तो क्या कोई जज फ़ैसला सुना सकता है। और बेंच के दूसरे रुकन जो है ना, जस्टिस आज़म खानी ने यानी जूनियर जजेस के साथ ये बैठाया हुआ है, हैरत का इजहार का सवाल किया कि जब मुकदमे की कॉल लिस्ट में दर्ज ही नहीं तो जज को कैसे याद रहा कि ये केस लगा हुआ था या नहीं। मैं तो एतराज़ ही उठाऊँगा इस बात पे। जज जब केस सुन रहा होता है सारी तफसीलात उसके साथ होती हैं, उसके स्टेनो के पास होती है, स्टाफ के पास अवेलेबल होती है। और दरख्वास्त गुजार मोहम्मद सुहेल दोस्त है हमारा ही, कि बाज़ औकात किसी केस में ऐसी कोई ख़ास बात या दिलचस्पी हो सकती है जो जज को याद रह जाए। इस पर जस्टिस आज़म खान ने रिमार्क्स दी कि अच्छा तो कोई ज़ाती दिलचस्पी भी हो सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार 26 अप्रैल को दिए गए फैसले में DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और नैब के डायरेक्टर को तौहीन अदालत के शोकस नोटिस जारी किए गए थे। इस फैसले को कायम काम चीफ जस्टिस ने 2 रुकनी बेंच की क़यादत करते हुए ज़ुबानी तौर पर मुअत्तल करने का अंदेशा दिया था और जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में ज़ाती नौयत के रिमार्क्स भी दिए थे, मगर बाद अज़ां ये मुकदमा दूसरे डिवीज़न में मुंतकिल कर दिया गया और जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आज़म खान के बेंच में तवील दलाइल और सवालात के बावजूद समाअत के दौरान कोई अबूरी हुक्म जारी नहीं किया गया था। आज का तहरीरी हुक्म जो है ना वो बाद में जारी किया जाएगा। अब इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील लाई नहीं करती, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है और इसमें कोई दो राय नहीं। 28 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार का दूसरा हुक्म, जिसे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और DG इमिग्रेशन के वकील ने मुअत्तल करने की सदा की, वो भी मुअत्तल नहीं किया जा सका। अलबत्ता जस्टिस खादिम हुसैन सोमनी ने वाज़ेह किया कि जब मुकदमे की फ़ाइल ही दस्तयाब न हो तो सिंगल बेंच को कैसे आगे बढ़ा सकता है और तौहीन अदालत के फ़र्द जुर्म फ़ाइल के बगैर आयद नहीं हो सकती। अब ये बातें सारी जो है ना
उन्होंने कही हैं। मिलिट्री कोर्टों के हवाले से जो ट्रायल की बात नहीं मैं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम कह दिया था कि मिलिट्री कोर्ट अब सिविलियन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। फिर जो कुछ हुआ आपने 26वीं आईनी तरमीम और बाकी सारे हालात आपने देखे, और उसके 26वीं आईनी तरमीम के बाद हालात पैदा किए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए उसकी अपील का रास्ता बनाया गया। आप ये यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में क्या क्या कुछ हो सकता है। और इंटर कोर्ट अपील की 56 समातें हुई हैं जो 13 दिसंबर 2023 से जारी थी और आज मुकम्मल कर ली गई। और असल सवाल ये है, जो बात समझ रहे नतीजा क्या निकलेगा। बेंच में इत्तेफाक राय बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है उस वक्त तक इत्तेफाक राय, इसलिए शॉर्ट का फ़ैसला भी नहीं सुनाया गया। और फैसले में जो मेन बात ये तय होनी है, एक तो सेक्शन जो वायरीज़ चैलेंज की हुई हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, और क्या आम शहरी फ़ौजी अदालत में मुकदमे का सामना, इसमें तमाम आम शहरी हैं इसके अंदर, इसमें कोई फ़ौजी नहीं है, कोई हाज़िर सर्विस नहीं है, यानी ये आम लोगों के ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकते हैं या नहीं, ये बड़ा अहम मामला है। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वाला और जाजुल हसन साहब वाला फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे देगी। और इसीलिए कहा यही जा रहा है कि अगर 9 मई वाले दिन आएगा तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। बज़ाहिर अगर मेरिट पे आप मुझसे सुनते हैं तो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो नहीं सकता, ना होना चाहिए। और इसमें उस वक्त मैंने एतराज़ उठाया था कि ये नहीं कहना चाहिए था कि जिन लोगों ने बाहर आना है, यानी उनमें से कुछ ट्रायल कंक्लूड हो गए, उन्हें जिनके आए फ़ैसले, उन्होंने कहा फ़ैसले आ गए हैं उनके, उनमें जो बाहर रहा उन्हें तो रहा हो गए, बाकी जो अंदर हैं वो इधर। मगर हतमी सूरत हाल शायद हम अभी कुछ ना कह सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ की सिमत का तयन करेगा। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, दोनों तरफ से ले लें इस बात को। न्यूयॉर्क टाइम ने जनरल आसिम मनीर को बहादुर आदमी करार दे दिया, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर वो कहते हैं जो अमूमन पस मंज़र में रहते हैं, हालिया कश्मीर हमले के बाद खुलकर सामने आए और भारत को ख़बरदार किया किसी भी अक्सरी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिएगा। और जनरल आसिम मनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया, जिस पर भारत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तजियाकार उन्हें भारत के हवाले से सख्त गिर समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और चीन कशीदी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भारत के जो वज़ीर आज़म हैं मोदी, वो इंतकामी कार्रवाई का अंदिया दे चुके हैं। और इस दफ़ा भी माजी की तरह सख्त रद्द-ए-अमल का इम्कान है, लेकिन हम लोग जंग होते नहीं देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि जंग होगी, ना मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ, ना मैं को माजी के और आँख में चीज़ों को लेकर जाना चाहता हूँ। अब जो बड़ी मज़ेदार बात है कि रिमांड और हुकूमत पंजाब, सनम जावेद खान, मेडिकल करने वाले डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। पहला मेडिकल MS मियां मुंशी ने दबाव पर मुअत्तल किया और सनम को दोबारा मेडिकल के लिए ले जाया गया, मेडिकल करवाया ही नहीं। अब ये जो बात सामने आई है, जो वकला ने बताई है, अब सनम जावेद ने बताई, 2 मई को हुआ था और 3 मई को उन्होंने कहा हमने मुसद्दका नकल हासिल कर ली थी। जब मेडिकल रिकॉर्ड सामने आया तो ये साबित हुआ, तशद्दुद हुआ, और उसी दिन सनम को दोबारा मेडिकल के लिए ले जाया गया। सनम ने मेडिकल से इनकार किया, दोबारा मेडिकल नहीं करवाया, और उसकी रिपोर्ट आ भी गई और उसके मुताबिक तशद्दुद नहीं हुआ। अब देखा जाए सीधा सीधा पुलिस के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस बनता है, मगर एविडेंस उन्होंने आगे खड़ी कर दी है। और इस्तदा जो है ना मुस्तरद कर दिया जिस्मानी रिमांड की, और फिज़िकल यानी जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दी है। जज जो थे इरफान हैदर ने यह फ़ैसला सुनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान के अस्करी ताल्लुकात और ताउन पर उन्हें तफ्तीश है। आलमी इदारों और खुसूसन अमरीका पर जोर दिया है कि वो इन ताल्लुकात की डीप स्कैनिंग करें। उन्हें ख़दशा है कि ये ताल्लुकात न्यूक्लियर ताकत तक पहुँच सकता है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्की सदर जो हैं एर्दोगान अमसाल दोबारा पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्क के अस्करी क़यादत के साथ बैठकर एक मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई सियासी शख्सियत मौजूद नहीं थी। और भारतीय हुकूमत बड़े ज़ोर शोर से PTI पर
हमारी हुकूमत जो है ना, भारतीय हुकूमत ऐसे निकल गया मुंह से, हमारी हुकूमत जो है बड़े ज़ोरों शोर से पाकिस्तान तरीके से मुकदमा दर्ज करने पर तुली हुई है। कोई जलसा हो, कोई मीटिंग हो, कोई कार्नर मीटिंग हो, कोई इकट्ठ हो, या फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इदारे जो है शुमारियात को जब देखते हैं तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं जैसे क्राइम रेट काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आए, और अगर इन पर मज़ीद तहकीकात हो जाएँ तो खूब लानते समेटते हैं। मेरी बातें ऐसी होती है ना, सख्त बातें की जाती हैं, क्योंकि मुकदमा झूठे और बज़ाहिर जाली साबित होते हैं। दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ वर्जी के हवाले से चंद हज़ार रुपये के मुचलकों के वह ज़मानत मंजूर हो जाती है। तारीख़ इंसाफ के 560 लोगों की ज़मानतें मंसूर। इस प्रोसिक्यूशन अदालत से सजा की कि मुचलकों की कीमत 10 लाख रुपये मुकर्रर की जाए। ज़रा सुनिएगा ध्यान। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए रिहाई के ऊपर अमल दरामद रोक दिया। दफ़ा 144 में मज़े की बात यह है कि इसका नफाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही किया जा रहा है। मैंने बहुत सी चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं, और कमाल की बात यह नून लीग की 154 के 144 की खिलाफ वर्जी कर भी लें और जुडिशल जुलूस कर भी लें तो उन पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं है। एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मेहरबानो कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया, जब उसी रोज़ अता ताड़ और ख्वाजा अहमद हसान ने कॉन्फ्रेंस की थी, कोई काम नहीं किया। अब ये बुनियादी तौर पर बताने का मकसद ये है कि यहाँ दो रुखी बातें हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।